हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम डील करने वाले हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बायोलॉजिकल डेटाबेस, टाइप्स ऑफ डेटाबेस एंड डेटाबेस क्या होते हैं, इन सब के रिगार्डिंग। तो बायोलॉजिकल डेटाबेस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम डेटास के बारे में डील करते हैं। तो जो ऑलरेडी अवेलेबल बायोलॉजिकल डेटा है उसका कंपैरिजन करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, और इसकी हेल्प करके हम प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन जो होती है उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं बायोलॉजिकल डेटा में। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन बेस्ड ऑन दी ऑलरेडी available details of biological data। तो यहाँ पर हम बायोलॉजिकल डेटा के बारे में बात करेंगे। तो बायोलॉजिकल डेटा क्या क्या हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं और न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। तो जो प्रोटीन होता है ये क्या करता है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट होते हैं। तो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, हेरिडेटरी डिटरमाइनिंग पाथ। तो विद द हेल्प ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बायोलॉजिकल डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट तरीके से। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, फास्ट, एक्यूरेट, लॉजिस्टिकली एनालिसिस होता है, लॉजिकल एनालिसिस। और विद द हेल्प ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स हम करते हैं इंटरप्रिटेशन और प्रिडिक्शंस। तो कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन अमीनो एसिड एंड प्रोटीन सीक्वेंस। तो कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस। और ये कंपैरिजन करके हमें क्या मिलेगा, ये कंपैरिजन हेल्प करेगा, इट हेल्प टू क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के क्लासिफिकेशन को, न्यूक्लिक एसिड की क्लासिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के जो सीक्वेंस है उसका कंपैरिजन करते हैं। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्लासीफाई प्रोटीन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड and evolutionary relationship between organism। evolutionary relationship between organisms। ये सारे क्लासिफिकेशन करके हमें ये मिलता है कि प्रोटीन के सीक्वेंस और न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस हैं। सो इट हेल्प टू और इट प्रोवाइड्स similarities and differences between the sequence of proteins and nucleic acid। तो अब दो तरह से एनालिसिस हो सकती है। सो वी हैव टू टाइप एनालिसिस। दो तरह की एनालिसिस क्या हो सकती है, एक हो सकता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस
और दूसरा हो सकता है फंक्शनल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम स्ट्रक्चर की डिटेल्स की बात करते हैं, स्ट्रक्चर डिटेल्स। और फंक्शनल एनालिसिस में हम फंक्शनल डिटेल में जाते हैं, फंक्शनल डिटेल्स। नाउ कमिंग टू द एक्चुअल टॉपिक जो आज का है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस क्या हो सकते हैं? ये जो लाइफ साइंस इंफॉर्मेशन है, यानी जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, इनका स्टोर हाउस है। इस डेटाबेस में बहुत सारे जो डेटा है रिगार्डिंग बायोलॉजिकल, वो सारे के सारे स्टोर होते हैं, मैनेज किया जाता है वहां पर, और वो टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट भी देखा जाता है। सीक्वेंस ऑफ डीएनए की, सीक्वेंस ऑफ आरएनए हो सकता है, प्रोटीन्स के आरएनए हो सकते हैं, सॉरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर हो सकता है, प्रोटीन के सीक्वेंसेस हो सकते हैं, और इनके जीन्स के जो जीन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, वो सभी हम एज अ डेटाबेस उसको स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन एज अ डेटाबेस की फॉर्म में स्टोर होती है, उस इंफॉर्मेशन को जब नीड होती है तो उसको रिट्रीव भी किया जा सकता है। तो पहले हम क्या करते हैं, कोई भी डेटा जो होता है उसको स्टोर करते हैं। जैसे बहुत सारा एक न्यूक्लिक एसिड हो गया, तो उस न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा, प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, हर चीज को हम एज अ डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं। एंड देन स्टोर करने के बाद जब हमें इसकी ज़रूरत होती है तो हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, यानी कि वापस ले सकते हैं, और इसके बाद हम इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो इन समरी हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेस एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और ये स्टोर हाउस हम उसको बोल सकते हैं, जिसमें कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सब के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। अब डेटाबेस के टाइप की बात करते हैं, तो डेटा टाइप क्या क्या हो सकते हैं? डेटा टाइप्स में हम पढ़ते हैं, तो डेटा टाइप्स हो सकते हैं प्राइमरी डेटाबेस, सेकेंडरी डेटाबेस, एंड हो सकता है टर्शरी डेटाबेस। प्राइमरी डेटाबेस में हम प्राइमरी डेटा की तरफ जाते हैं, तो इट कंटेन्स प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा में हो सकते हैं सीक्वेंस ऑफ डीएनए, यानी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, अमीनो एसिड की सीक्वेंस प्रोटीन में। तो ये हो गया प्राइमरी डेटाबेस। सेकेंडरी डेटाबेस में हम सेकेंडरी डेटा की तरफ मूव करते हैं। इसमें आ जाते हैं मोटिव्स, अल्फा हेलिक्स, बीटा स्ट्रैंड्स, और जनरली सेकेंडरी डेटाबेस वो डेटाबेस होते हैं जो पहले आपने प्राइमरी डेटाबेस को यूज किया, उसके बाद जो फर्दर स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं, तो वो अपने सेकेंडरी डेटाबेस में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आई कैन से कि इट इज अ डेटा यूज्ड, यहाँ पे जो डेटा यूज होता है, डेटा यूज्ड हियर विच हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय अदर्स, यानी कि ये डेटा सेकेंडरी डेटा में वो डेटा आ जाता है जिसको ऑलरेडी किसी ने यूज कर रखा हो। तो जो हम अब फर्दर आगे की जो इंफॉर्मेशन है जो इसमें ऐड करते हैं, वो हो जाता है सेकेंडरी डेटाबेस। टर्शरी डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं डोमेन्स एंड फोल्डिंग यूनिट्स, और यहाँ पे जो डेटा होता है वो होता है टर्शरी डेटा। तो डेटाबेसेस, और यहाँ पर मोर स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो हम डील कर रहे हैं बायोलॉजिकल डेटाबेसेस से। तो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन बी न्यूक्लिक एसिड डेटाबेसेस, एंड इट कैन बी
प्रोटीन डेटाबेसेस। तो अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हो सकता है EMBL, फिर हम यूज करते हैं जीन बैंक, देन DDBJ, एंड फोर्थ आ जाता है स्पेशलाइज्ड जीनोमिक रिसोर्सेस, जिसके अंडर हम देख सकते हैं यूनिजीन को, TDB एंड SGD। सो अगर हमें न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस चाहिए तो हम ये वाले सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर में हमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस जो टाइप हो सकते हैं वो हो सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तीनों तरह के हो सकते हैं। अब वन बाय वन अगर देखिए तो जो EMBL है, EMBL का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। तो EMBL के थ्रू हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस होता है यहाँ पर, और इसे डेवलप किया गया था। इट इज डेवलप्ड बाय EBI। सो डेवलप्ड बाय EBI। EBI क्या है? EBI इज द यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट इन UK। तो EMBL में हमें मिलते हैं इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेस से। सो इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, और वो डिफरेंट सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? तो दे आर जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, साइंटिफिक लिटरेचर, डायरेक्ट ऑथर सबमिशन। EMBL जो है वो एसोसिएटेड होता है डिफरेंट डेटाबेस से भी, जैसे कि इट इज एसोसिएटेड विथ, सो EMBL इट इज एसोसिएटेड विथ जीन बैंक, DDBJ फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ईच अदर। तो ये हो गया EMBL के बारे में। नेक्स्ट है जीन बैंक। तो जीन बैंक के बारे में पता करते हैं। तो जीन बैंक क्या है? इट इज डेवलप्ड बाय NCBI। NCBI क्या है? नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन, NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हमें पता चलते हैं DNA की सीक्वेंसेस के बारे में, राइट। अब इसके बाद देखिए
ये EMBL हो गया, जीन बैंक हो गया। अब आता है DDBJ। सो DDBJ, DDBJ क्या है? इसका फुल फॉर्म है DNA डेटा बैंक ऑफ जापान। DNA डेटा बैंक ऑफ जापान। अब नेक्स्ट है इसमें स्पेशलाइज्ड जीनोमिक रिसोर्सेज में यूनिजीन, TDB एंड SGD। सो स्पेशलाइज्ड जीनोम रिसोर्सेज में आते हैं यूनिजीन, TDB, SGD। तो जो यूनिजीन है ये यूज होते हैं जीन मैपिंग प्रोजेक्ट के लिए, और जब हमें लार्ज स्केल पर जीन के एक्सप्रेशन की एनालिसिस करनी होती है। सो यूनिजीन इज यूज्ड फॉर जीन मैपिंग प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज स्केल जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। और अगर हम TDB की बात करें, सो TDB क्या है? इसका फुल फॉर्म है ट्रांसक्रिप्टोम डेटाबेस। इसमें आ जाते हैं कंप्लीट सेट ऑफ RNA ट्रांसक्रिप्ट्स। SGD जो है इट इज अबाउट फॉर द सैक्रोमाइसिस जीनोम डेटाबेस। सैक्रोमाइसिस क्या है? ईस्ट। तो यहाँ पर ईस्ट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू प्रोटीन डेटाबेस। देखिए न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस हमने कर लिया, अब आता है प्रोटीन डेटाबेस। तो प्रोटीन डेटाबेस में प्रोटीन डेटाबेस को हम डिवाइड कर सकते हैं सीक्वेंसिंग, जो प्राइमरी डेटाबेस है, सेकेंडरी, जो सेकेंडरी डेटाबेस है, फिर है स्ट्रक्चर, देन इंटरेक्शन। सीक्वेंसिंग में आ जाते हैं PIR, जो है प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। देन हम इसमें पढ़ते हैं स्विस प्रोट। फिर इसमें आ जाता है TREMBL, इट इज ट्रांसलेटेड EMBL, एंड लास्ट वन इज यूनिप्रोट। कमिंग टू सेकेंडरी, तो जब हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी में यहाँ पर हम प्राइमरी सेकेंडरी डेटाबेस के बारे में बात करते हैं, एंड यहाँ पर आ जाते हैं प्रोसाइट, प्रिंट्स, ब्लॉक्स एंड आइडेंटिफाई। तो ये सारे हो जाते हैं सेकेंडरी डेटा जो डिराइव होते हैं आपके प्राइमरी डेटा से। तो दीज आर दी सेकेंडरी डेटा डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी डेटा। और ये जो आइडेंटिफाई है ये डिराइव्ड होता है ब्लॉक और प्रिंट से।
So it is derived from blocks and prints. नाउ स्ट्रक्चर डेटाबेस की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है स्कोप. स्कोप इज स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. देन इसमें आ जाता है कैथ, क्लास आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी, होमोलॉजी. कैथ के बाद इसमें आ जाते हैं पीडीबी. पीडीबी इज व्हाट? इट इज अ प्रोटीन डेटा बैंक. तो जब हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो इंफॉर्मेशन हम रिट्रीव कर सकते हैं स्कोप, कैथ और पीडीबी से. अगर हम इंटरेक्शन की बात करते हैं तो इंटरेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं बायोग्रिड, स्ट्रिंग, और ये दोनों क्या क्या है? प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन. तो ये हो गया प्रोटीन डेटाबेस के बारे में. अब डेटाबेस सर्चिंग देख लेते हैं. सो डेटाबेस सर्चिंग. डेटाबेस सर्चिंग में अगर हमें सीक्वेंस डेटाबेस को सर्च करना है तो सीक्वेंस डेटाबेस सर्चिंग, तो हमें जाना पड़ेगा EST के थ्रू. EST सर्च में EST क्या है? इट इज अ एक्सप्रेस सीक्वेंस डेटाबेस. सो इट इज अ एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस डेटाबेस. EST क्या होता है? तो EST क्या होते हैं? शॉर्ट्स होते हैं. शॉर्ट सिंगल पास सीक्वेंसेस होते हैं जिनको cDNA से डिराइव किया जाता है. तो दे आर सिंगल पास सीक्वेंस read derived from cDNA. तो देखिए क्या होता है, ये पूरा हो गया जीनोम. जीनोम का कोई पर्टिकुलर फ्रेगमेंट जो आपका DNA का है, तो ये हो गया DNA. तो DNA को पहले mRNA में कन्वर्ट कर लिया जाता है. तो DNA से जब mRNA बनता है तो इस mRNA में सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं. DNA में एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों होते हैं. यानी इंट्रॉन्स वो होते हैं जो प्रोटीन को कोड नहीं करते, पर जब mRNA बनता है तो सिर्फ उसमें एक्सॉन्स रीजन्स होते हैं. तो ये जो mRNA बना है, इस mRNA को कन्वर्ट कर दिया जाता है cDNA में. तो इस mRNA से जो cDNA बनेगा, इस cDNA में सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स होंगे. तो यहाँ पर हम cDNA की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये है एक्सप्रेस सीक्वेंस डेटाबेस. तो इसके लिए होते हैं EST एनालिटिकल टूल्स. जिसमें आ जाते हैं सीक्वेंस सिमिलैरिटी सर्च टूल्स, देन आ जाते हैं सीक्वेंस असेंबली टूल्स, और फिर आ जाते हैं इसमें सीक्वेंस क्लस्टरिंग टूल्स. अगर हम सीक्वेंस सिमिलैरिटी टूल्स की बात करते हैं तो इसमें हम एग्जांपल देखते हैं ब्लास्ट टूल्स का. और ब्लास्ट में भी डिफरेंट तरह के ब्लास्ट हो सकते हैं, जैसे कि ब्लास्ट P, ब्लास्ट N,
ब्लास्ट एक्स और आ जाता है एक्स ब्लास्ट एन। सीक्वेंस असेंबली टूल में हम देखते हैं TIGR assemblers, तो एक ये हो गया, दूसरा हो जाता है फ्रैप स्टेटन असेंबलर। अगर सीक्वेंस क्लस्टरिंग टूल्स की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल में हो जाता है यूज सर्च एंड CD हिट, यूज सर्च एंड CD हिट, ये सीक्वेंस क्लस्टरिंग टूल्स में आ जाते हैं। ये जो सीक्वेंस सिमिलैरिटी सर्च टूल है इसको थोड़ा देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, सीक्वेंस सिमिलैरिटी सर्च टूल, इसमें हम पढ़ते हैं लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट, लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट, फिर हम इसमें देखते हैं पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड सिमिलैरिटी सर्चिंग टूल। फिर नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड सिमिलैरिटी सर्चिंग टूल, सिमिलैरिटी सर्चिंग टूल और होमोलॉजी सर्चिंग टूल। So if we talk about the examples, तो लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट के एग्जाम्पल में आ जाते हैं ब्लास्ट फास्टा एंड PSI ब्लास्ट। अगर पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं ब्लास्ट फास्टा इट इज F, PAM, ब्लोसम एंड डॉट प्लॉट। अगर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं क्लस्टर एंड मॉड्यूलर्स। तो ये हो जाते हैं सीक्वेंस सिमिलैरिटी सर्चिंग टूल्स। तो ये हो गया कुछ डेटाबेस के बारे में। इस तरीके से हमने डेटाबेस देखे कि कितने टाइप के डेटाबेस होते हैं और कौन कौन से सर्चिंग टूल्स हम यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आई थिंक इतना ही, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो नेक्स्ट जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स से और जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे।